नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर अभी 2024 का चुनाव हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो क्या वैसे ही उन्हें समर्थन मिलेगा, जन समर्थन, जैसा कि 2014 और 2019 में मिला था? कतई नहीं। परिस्थितियां बदल गई हैं और यह देश अब समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत को बेचने और भारत को तोड़ने, संविधान को रौंदने, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, बल्कि वे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके इस देश के मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं और जिस तरह से उद्योगपतियों को बड़ा बनाते जा रहे हैं, दुनिया का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर पहुंचाते जा रहे हैं और इस देश की जनता को तबाह करते जा रहे हैं, दिनों दिन गरीब करते जा रहे हैं। तो आज देश इस मुकाम पर खड़ा है कि जब से अडानी कांड हुआ है और शेयर बाजार में अडानी को भारी असफलता मिली है और देश का पैसा डूबने के कगार पर क्या है, बल्कि डूब चुका है। LIC का पैसा और तमाम सरकारी महकमों का पैसा जो कि शेयर बाजार में निवेश किया गया था, वो डूब चुका है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोदी जी की सत्ता फिर से वापस आएगी 2024 में, यानी अगले साल? हमें तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसके पीछे कई वजह है और सबसे बड़ा वजह है अडानी कांड। अडानी कांड ने जिस तरह से इस देश को तबाह किया है, अर्थव्यवस्था पहले से ही रसातल में थी और उसे कमजोर किया है और अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। और नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई के नारे जब संसद में लगते हैं, नरेंद्र मोदी जब बचाव करते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण जब देते हैं, तो उसमें अडानी का आ शब्द भी नहीं मुंह से निकालते हैं, बल्कि कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं और नेहरू खानदान के ऊपर यह सवाल मढ़ते हैं कि राहुल गांधी नेहरू क्यों नहीं लिखते। बात पूछी जा रही है अडानी की और उत्तर दिया जा रहा है नेहरू का इतिहास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और RSS बौखलाया हुआ है 2024 के चुनावों को लेकर के। महंगाई, बेरोजगारी किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से महंगाई को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी कि आज है। और आपको बता दें कि 2012 से लेकर के 2022 तक 10 लाख बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या की है। इतना बड़ा आंकड़ा आज तक कभी भी नहीं आया है बेरोजगारों की आत्महत्या। तो साथियों, जिस तरह से बोफोर्स का मुद्दा पूरे देश में गूंजा था, जिस तरह से बोफोर्स के बारे में गांव के लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें जब गांव में बताया गया कि बोफोर्स क्या चीज है और इसके भ्रष्टाचार से सरकार कितना मालामाल हुई है और कांग्रेस ने कितना बड़ा घपला किया है इस देश के साथ, राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर, सैन्य सामान्य खरीदने के नाम पर, उससे जनता आहत हुई थी और कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन नहीं दी थी। वही हाल आज अडानी कांड का है। जिस तरह से 2014 और 2019 में इन्हें बहुमत मिला था, वह बहुमत अब अडानी कांड की वजह से मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पास अब विकास के मामले में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने किस क्षेत्र में विकास किया और किस क्षेत्र में भारत को नया भारत बनाने के लिए काम किया,
खुद भी नहीं बता सकते हैं, तो इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड बचा हुआ है और उसी को खेल करके, और समय आएगा तो राष्ट्रवाद का तड़का भी दे देंगे, फिर से पुलवामा करा देंगे, फिर से कोई ऐसी घटना करा देंगे जिससे कि सब्जबाग दिखाएंगे कि हमने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है, राष्ट्र के लिए त्याग किया है, और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ दो मुद्दे इनके पास रह गए हैं चुनाव जीतने के लिए, दो एजेंडे रह गए हैं, वह है हिंदू मुस्लिम, और दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा है लोक लुभावन नारे और जुमले। लेकिन लोक लुभावन नारे और जुमले जब बिखेरे जाएंगे 2024 के बिसात पर, तो निश्चित रूप से लोग पूछेंगे कि 2014 और 2019 में जो लोक लुभावन नारे आपने दिए थे, जो जुमले बिखेरे थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, तमाम तरह के जुमले, 15 लाख, तमाम तरह के जो जुमले बिखेरे गए थे, उससे कितना इस देश को फायदा हुआ है और कितना लोगों की गरीबी मिटी है। गरीबी का जब प्रश्न उठता है तो ये बात सामने खुल करके आती है कि देश पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया है, कंगाल हो गया है, और उसे अगर 5 किलो राशन नहीं दिया जाए तो जीना दूभर हो जाएगा। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन नहीं मिले तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को। मध्यम वर्ग अलग से पिस रहा है महंगाई की आग में, बेरोजगारी की आंच में, और जिस तरह से मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स और जीएसटी का दायरा बढ़ाया गया है और उनसे उनकी कमाई को छीनने का प्रयास किया गया है, वह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दूध, दही और पनीर पर भी जब जीएसटी लग जाए तो ऐसे देश को क्या कहेंगे। पाकिस्तान में, नेपाल में, अड़ोस पड़ोस के किसी भी देश में दूध, दही और पनीर पर टैक्स नहीं लगता है। खाने की वस्तुओं पर, बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हमारे देश में हर चीज पर टैक्स। अगर आप बोतल का पानी पीने जा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, अगर आप पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, अगर आप 1 लीटर तेल खरीद रहे हैं रसोई के लिए तो टैक्स दे रहे हैं। दिन भर में आप कितनी बार टैक्स देते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं होगा, लेकिन सरकार को है, क्योंकि सरकार को इससे फायदा हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से जीएसटी को इन्होंने बढ़ाया है उससे आमदनी बढ़ी है देश की, और उस आमदनी का फायदा आप कहें कि देश को हो रहा है, उससे विकास किया जा रहा है, तो आप गलतफहमी में। 27 लाख करोड़ इनकम हुई है जीएसटी से, जिसमें से 11 लाख करोड़ जो विदेशों से कर्ज ले रखा है उसका ब्याज देने में खर्च किया गया है। ये हम बहुत दूर की बात नहीं बता रहे हैं, अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें बताया गया था कि 27 लाख करोड़ की इनकम और 11 लाख करोड़ का ब्याज विदेशों को दिया गया। और जिस तरह से 9 साल पहले 54 लाख करोड़ हमारे देश का विदेशी कर्ज था, अब उस 54 से बढ़ करके 211 लाख करोड़ विदेशी कर्ज हो गया है, और उस विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। तो देश विकास कैसे करे जब पैसे ही नहीं होंगे? जीएसटी देने के बावजूद, दूध, दही, पनीर पर भी जीएसटी देने के बावजूद जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा और तरक्की कैसे होगी? और जहां तक 2024 के चुनाव की बात है तो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 100 सीटों में समेट दिया जाएगा। मतलब 100 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आने वाली हैं 2024 के चुनाव में। उसकी वजह है, वो वजह यह है कि जिस तरह से इन्हें
उत्तर भारत के 9 राज्यों में, इसमें आप अगर कर्नाटक को भी जोड़ लीजिए, महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए, तो उत्तर भारत से लेकर के कर्नाटक और महाराष्ट्र तक यहाँ पर पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90% सीटें जीती थी। और कहीं कहीं तो जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ तो 100% सीटें जीती थी। लेकिन इस बार महंगाई की वजह से, कोरोना जैसी महामारी की वजह से इस देश में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार कहती है कि 5 लाख के आसपास मौतें हुई हैं। 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई और उनके परिजनों को आज तक सहायता राशि नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत सरकार को कि जहां जहां मौतें हुई हैं, हर घर के परिजनों को जिनके घर में मौतें हुई हैं उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कितने लोगों को सहायता राशि मिली है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खास करके वह लोग समझ सकते हैं जिनके घर में मौतें हुई हैं। उन मौतों और उन परिजनों में एक मैं भी हूं। हमारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही कोरोना काल में। कोई सहायता राशि नहीं, कोई भी सहायता नहीं, राहत राशि नहीं, न हमें और न इस देश के 47 लाख लोगों को। तो साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है 2014 में और 2019 में, वैसे समीकरण आज नहीं रह गए हैं। आज हालात बदल गए हैं और इस देश की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, आप जाइए तो देखिए, गांव में भी लोग कहते हैं अरे मोदिया तो देश को बेच दिया। देश को बेचने, सरकारी विभागों को, महकमों को बेचने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ था। नरसिम्हा राव के समय में, मनमोहन सिंह के समय में जरूर 1-2 विभागों, 1-2 PSUs को बेचे गए थे, लेकिन वे ऐसे बेचे गए थे जिनसे कि कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि घाटा हो रहा था। लेकिन आज तो जितने भी महकमे थे सब बिक गए। उसके बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है और हमारे देश में विकास के नाम पर, काम करने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अडानी अंबानी जैसे और तमाम उद्योगपति, लगभग 10 उद्योगपति ऐसे हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनको कि आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसमें से अडानी तो दुनिया का नंबर 2 व्यापारी हो गया था कुछ समय पहले तक, लेकिन आज वह 39वें नंबर पर है। अपनी करनी और अपने कुकर्म, अपने पापों का बोझ उठा नहीं पाया और 39वें नंबर पर पहुंच गया अडानी। और इस देश में जिन लोगों ने LIC में पैसा जमा किया था, SBI में जमा किया था, तमाम बैंकों में पैसा जमा किया था, उनका पैसा सुरक्षित नहीं रह गया है। और उनके पैसे जो शेयर बाजार में लगे थे, वो शेयर बाजार डाउन होने के कारण आज अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है। तो सबसे बड़ी अगर मोदी सरकार की कुटिल नीति रही है तो उद्योगपतियों को बढ़ावा देना, और उद्योगपति किस तरह से बढ़े हैं इसका खुलासा हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च से कर दिया है। देश दुनिया को पता चल गया है कि किस तरह से हेराफेरी करके, घपले करके, भ्रष्टाचार करके शेयर मार्केट में अपने शेयर की कीमत बढ़ाने में अडानी लगे रहे हैं। और उसका खुलासा होने के बाद अब किस तरह से अडानी की नाव डूब रही है, प्रधानमंत्री की नाव डूब रही है। अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ कहा जाता है और अमित शाह को बायां हाथ कहा जाता है। तो आज दायां हाथ काम नहीं कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब इनके हाथ ही नहीं काम कर रहे हैं, शरीर पंगु हो गया है, वृद्ध 73 साल 74 साल के हो चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी का सीना अब 56 इंच का नहीं रह गया है, अब वो 28 इंच का हो गया है। और जब 28 इंच का सीना लेकर के ये जनता के बीच में चुनाव के समय वोट मांगने जाएंगे, तब इनकी क्या हालत होगी। महंगाई की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, अडानी कांड की वजह से और
तमाम सरकारों को गिराने के लिए जो इन्होंने उपक्रम किया, विधायक सांसद खरीदने का काम किया और इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, इसके एक एक पाई का हिसाब इस देश की जनता मांगेगी। और मांगेगी कि हमारी गारंटी क्या है, हमारे LIC में जमा पैसे की गारंटी क्या है, SBI और तमाम बैंकों में जमा पैसों की गारंटी क्या है। आज के समय में तो जो हम कमा करके जमा पूंजी बैंकों में रखे हैं उस पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। तो आपको वोट क्यों दिया जाए? आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी की जीत संभावित नहीं है। और पिछली बार इसमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने जीता था। जब से शिंदे सरकार बनाई गई है और उद्धव सरकार को गिरा करके उद्धव सरकार के चुनाव चिन्ह को, कार्यालय को, शिवसेना के नाम को हड़पने का काम किया गया है, इससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी नाराज है बल्कि महाराष्ट्र की जनता नाराज है। और जो हिंदू कार्ड खेल करके भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ एक भारी सफलता हासिल की थी 2014 में, 2019 में, वैसा इस बार महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 8 सीटें भी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद और ये महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं और इसके बाद अगर कोई बड़ा राज्य है चुनाव क्षेत्र के लिहाज से तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इनकी हार होने जा रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो जब से OBC जनगणना बिहार में हुई है और OBC जनगणना की बात OBC तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाई जा रही है, इसके लिए अखिलेश यादव रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, OBC बहुल क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और OBC समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से OBC को, उनके अधिकारों को, उनकी जनसंख्या की गिनती न होने की वजह को समझा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 50 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं इस बार और उनका खेला बिगड़ जाएगा। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलती हैं और पिछले 2 चुनाव में कितनी मिली हुई थी। मायावती और अखिलेश को अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया था, आज भी की हुई है और मायावती भारतीय जनता पार्टी की B टीम बन करके रह गई हैं। वे मोदी के इशारे पर ही काम करेंगी, लेकिन इसका कोई असर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने बूते से राजनीति कर रही है, किसी नरेंद्र मोदी या किसी अमित शाह के इशारे पर नहीं कर रही है और उसकी पकड़ है पूरे देश में। OBC की पार्टी है और OBC उसके साथ हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों और भी तमाम नेता हैं जो कि पार्टी के साथ हैं। पहले ये लोग नहीं थे और आज जब हैं और रामचरितमानस से लेकर के हिंदुत्व तक का पाठ पढ़ा रहे हैं, OBC को जागरूक कर रहे हैं, OBC की गुलामी की वजह बता रहे हैं, OBC के पिछड़ेपन की वजह बता रहे हैं और OBC की जनगणना तक न होने की बात बता रहे हैं, तो OBC समुदाय का वोट अगर किसी को मिलेगा तो वो अखिलेश यादव को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि अब वहाँ उत्तर प्रदेश में उसकी दाल गलने वाली है। पसमानदा की जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि पिछड़े मुसलमानों का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन पिछड़े मुसलमान भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। वे बात करेंगे पसमानदा के हित में और वो लागू होगा RSS पर जाकर। जो RSS का एजेंडा होगा उसी को घुमा करके लाएंगे और जब जीत जाएंगे तो उसके बाद RSS का एजेंडा ही लागू करेंगे। इस बात को पसमानदा मुसलमान भी समझ गए हैं, इस बात को OBC वाले भी समझ गए हैं, इस बात को दलित समाज भी समझ गया है और ST समाज भी समझ गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की हालत पतली हो गई है और पूरे देश में बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, कोरोना वायरस के मृतकों को सहायता राशि न दिए जाने की वजह से,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार न होने की वजह से, अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाने की वजह से, भूखमरी के कगार पर देश को पहुंचाने की वजह से और सबसे बड़ा अडानी कांड होने की वजह से आज मध्यम वर्ग को भी नहीं पता है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसका एसबीआई और बैंकों में पैसा बचेगा या सब स्वाहा हो जाएगा, उसकी जमा पूंजी बचेगी या सब स्वाहा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के शासन में मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है और अगर इस समय चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से हो सकती है। आपको बता दें कि इनका जो भगवा ब्रिगेड है, सर्वे करने वाला, जो चुनावी सर्वे करता है, ऐसे कई एक हैं, सी वोटर्स है और तमाम भी इनके चंगुल में, इनके मुट्ठी में कैद सर्वे संगठन है जो कि वो भी इन्हें हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले सी वोटर्स का आंकड़ा आया हुआ था तो उसमें कहा गया था कि 65 से 70 सीटें घट रही हैं। 65 से 70 सीटें घटने का मतलब है कि 272 के आसपास पर इन्हीं का सर्वे इनको पहुंचा चुका है इस समय। और अभी तो 1 साल बाकी है, लगभग 1.25 साल बाकी है चुनाव होने में, लगभग 14 महीने बाकी है चुनाव होने में। अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होगा 2024 में। तब तक गंगा में कितना पानी बहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा कितना भरेगा वो तो सामने ही आएगा। लेकिन अभी से अगर अनुमान लगाया जाए और अभी से नरेंद्र मोदी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धत्ता बताने का काम किया जाए और इनके हिंदूवादी एजेंडे और इनके चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।